हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज अपने करने वाले हैं जैव प्रक्रम के अपना जो चैप्टर है उसके अंदर परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, जो एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान है, ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है और साथ साथ में आपको भी किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप ही आंसर दीजिएगा। देखो इसमें पहला प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि रुधिर है यानी कि ब्लड है जो किस प्रकार का ऊतक होता है। यानी कि ऊतक के बारे में पूछा कि किस प्रकार का ऊतक है। जैसे अपने एक ऊतक का चैप्टर भी है साइंस मैथ के अंदर, वो भी अपनी करेंगे। इसमें इस प्रकार प्रश्न बन रहा है कि ऊतक किस प्रकार का होता है। रक्त पेश ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, तरल सोंजी ऊतक है या उपकला ऊतक है। तो इसमें याद रखना जो रुधिर है एक तरल सोंजी ऊतक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स पाई जाती है और इसमें एक प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक तरल सोंजी ऊतक आ जाता है रुधिर को। याद रखना रुधिर क्या है, एक तरल सोंजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें रुधिर का कौन सा घटक है जो हल्के पीले रंग का द्रव्य है जो लगभग 55% रुधिर में पाया जाता है। इनकी टोटल जो मिलकर अपनी बनता है 55% प्लस 45% हो गया। अगर बात करें 55% की, 55% की मात्रा में क्या होगा, देखो श्वेत रक्त कण है, प्लाज्मा है, लाल रक्त कण है, विषाणु है। तो 55% जब भी आए तो ये हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। तो इसका कलर जो होगा हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। ये कितना परसेंट होगा, 55% होगा। और 55 में भी ये आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, 90% और 10% में। ये भी आप याद रखना। अगर 90% की बात करें तो 90% इसमें क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर जल होता है। और 10% में क्या होगा, प्रोटीन वगैरह होगा। प्रोटीन और क्या होगा, लवण होगा, 10% होगा। और 45% है, 45% के अंदर क्या हो जाएगी, रुधिर कणिकाएं हो जाएगी। जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये क्या कितनी परसेंट होती है, 45% होती है। तो यहाँ से अपना प्रश्न है कि 55% के रुधिर में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 45% होता तो क्या हो जाता, रुधिर कणिका हो जाता। तो इस प्रकार टोटल मिलकर ये कितना बनाते हैं, 100% पूरा भाग बनाते हैं कि एक तरलीय एक रक्त का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें प्लाज्मा का जल प्रतिशत कितना होता है। प्लाज्मा में अपने पढ़ा कि प्लाज्मा जो पूर्ण रुधिर का 55% भाग होता है, तो इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो जल की मात्रा होगी इसके अंदर 90% जल की मात्रा है। और बाकी जो 10% बच रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन और अन्य लवणीय पदार्थ हो जाएंगे इसके। तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 90% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है। देखो प्लाज्मा में कई प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जो कितने परसेंट होती है, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 10% की मात्रा होती है, 10% की मात्रा होती है। और इसमें से अपने प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी प्रोटीन नहीं होती है। देखो इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इंसुलिन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। तो इसमें देखो कौन सी प्रोटीन नहीं होगी, इसमें जो इंसुलिन है, इंसुलिन के बारे में याद रखना, एक प्रकार की प्रोटीन है परंतु ये रुधिर में नहीं पाई जाती है। ये किस भाग में पाई जाती है, रुधिर है ये अग्नाशय भाग में पाई जाती है। अग्नाशय में, हमारे शरीर के अग्नाशय में एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी है, इंसुलिन है। और इंसुलिन याद रखना एक प्रकार का हार्मोन भी है। और इसका प्रमुख जो कार्य क्या होता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। तो इसमें हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। तो इसके अलावा एल्ब्यूमिन के बारे में याद रखना, और ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजन है। ये प्रोटीन जो है 10% की मात्रा में ये प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें रुधिर में रुधिर कणिकाएं हैं की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है। अब ये प्रश्न बन गया, देखो रुधिर कणिकाओं की मात्रा कितनी होती है, 90% है, 45% है, 25% है या 10% है। रुधिर जो कणिकाएं होती है वो होती है 45% होती है, 45% होगी। और 45% के अंदर क्या कौन कौन सी होती है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, और प्लस में क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स, ठीक है, विषाणु या इसको बोलते हैं
ये 3 प्रकार के इसके अंदर कितना भाग बनाएंगे, ये बनाएंगे 45% का भाग। अब देखिए इसमें लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होते हैं। आरबीसी का लाल रंग होता है तो किसकी वजह से होता है। देखो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, ग्लूकोज है या एंजाइम है। तो इसमें याद रखना आप, इसका जो लाल रंग होता है इसमें एक रंजक पदार्थ या एक प्रकार की प्रोटीन जो पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होगा, इसका रंग लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को बांधे रखना, यानी कि प्रमुख रूप से ऑक्सीजन की परिवहन जो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से इसका क्या होगा, लाल रंग होगा और एक प्रकार की लोहा युक्त ये प्रोटीन होती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें स्तनधारी जीवों की लाल रक्त कणिकाओं में कौन सी संरचना अनुपस्थित रहती है। यानी कि स्तनधारी जीव है उनके अंदर जो आरबीसी पाई जाती है में कौन सी संरचना अनुपस्थित रहेगी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, हीमोग्लोबिन है या झिल्ली है। तो स्तनधारी जीव जितने भी है उसके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, याद रखना न्यूक्लियस से नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण क्या होगा, इसमें अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन इसकी वजह से संभव हो पाता है। तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें श्वेत रुधिर कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है, हार्मोन का स्त्राव करना है या रक्त का थक्का बनाना है। तो डब्ल्यूबीसी है इसका जो प्रमुख कार्य रहेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। इसमें रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, कई प्रकार की पाई जाती है, इसमें आगे पढ़ेंगे अपने कौन कौन सी है जो क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें देखो यहाँ से श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि इसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसी वजह से इसको भी क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये कितनी श्रेणियों में मुख्य रूप से विभाजित होती है, ये मुख्य रूप से याद रखना 2 श्रेणियां इसकी होती है। 2 श्रेणियां मुख्य रूप से इसकी होती है। कौन कौन सी होती है, ग्रेन्युलोट्स होती है एक, तो ग्रेन्युलोसाइट ये हो गया, एक होगा ए ग्रेन्युलोसाइट। 2 प्रमुख रूप से होती है कणिकाएं ये। और ये ग्रेन्युलोसाइट है इसके अंदर भी जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इसिनोफिल्स है, ये पाए जाते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट है इसके अंदर लिपोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, ये पाई जाती है। इनका देखो कार्य क्या क्या रहेगा, इसमें इसके संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे देखो इसमें। अब देखो निम्न में से कौन सा जो कण है डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्युलोसाइट समूह में आते हैं, क्योंकि अपने पढ़ा के डब्ल्यूबीसी है इसके 2 प्रकार के इसके अंदर कण पाए जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट है और एक ग्रेन्युलोसाइट है और एक है अग्रेन्युलोसाइट, यानी कि कणिका युक्त और अकणिका युक्त होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर जो कणिका युक्त होती है इसके अंदर कौन कौन से समूह के अंदर विभाजित किया गया है, इसके अंदर याद रखना आप, जैसे लिपोसाइट, मोनोसाइट आ गया, या फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल है, इरिथ्रोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, थ्रोम्बोसाइट या मोनोसाइट हो गया। इसमें प्रमुख रूप से जो कणिकाएं पाई जाती है 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल है और ये हो गया तीसरा नंबर इसिनोफिल है। 3 अगर आपसे पूछ ले जाए ये किससे संबंधित है, ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से इस प्रकार का भी बन सकता है कि न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल ये क्या है, ये याद रखना डब्ल्यूबीसी का ये प्रकार है। डब्ल्यूबीसी के जो कण हैं इसके अंदर ही पाए जाते हैं ये। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन सा जो कण है अग्रेन्युलोसाइट में शामिल होता है, यानी कि अकणिका युक्त होता है। तो अकणिका युक्त में 2 प्रकार के कण होते हैं, देखो कौन कौन से है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, इसिनोफिल है या बेसोफिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट याद रखना, लिम्फोसाइट प्लस
मोनोसाइट। मोनोसाइट ये दो प्रकार के जो कण हैं ये किसमें पाए जाते हैं, अकणिका युक्त होते हैं, या इंग्लिश इसमें नाम कह दिया अग्रेन्युलोसाइट हो गया। दो प्रकार के इसमें होते हैं। और बाकी की जो न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है और बेसोफिल है, ये क्या हो गया, कणिका युक्त हो गया, WBC का एक प्रकार हो गया। पिछले रीट 2000 मेंस के अंदर ये प्रश्न अपने पूछा हुआ था कि श्वेताणु जिसमें यानी कि WBC है, सेम की बीज की आकृति का एक बड़ा केंद्रक होता है तब भक्षणकारी होते हैं। भक्षणकारी होते हैं तो भक्षणकारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसाइट होते हैं। यानी कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के बारे में याद रखना, जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट दोनों क्या होते हैं, भक्षणकारी होते हैं। यानी कि शरीर के अंदर जाने वाले जीवाणु जो विषाणु हैं उनको नष्ट करने का जो कार्य करते हैं WBC है। क्योंकि WBC को क्या कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला कहा जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर मोनोसाइट हो जाएगा। यानी कि एक केंद्रकाणु मोनोसाइट हो जाएगा, जो क्या होता है, भक्षणकारी होता है। एक प्रश्न आया था पिछली बार, यहाँ से 2 प्रश्न बने थे। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कणिकाएं हैं, मुख्य रूप से सहायक होती है। लाल रुधिर कणिकाएं हैं, विमाणु यानी जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, लिम्फोसाइट है या मोनोसाइट है। तो रुधिर का थक्का बनाती है वो बनाती है प्लेटलेट्स है, विमाणु। विमाणु हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स किस प्रकार में भाग लेते हैं, देखो घुमा फिराकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार का और बन सकता है आपके। एक इसमें ये भी ऑपोजिट में याद रखना, तो प्लेटलेट्स है किस प्रकार इसमें भाग लेते हैं। तो ये है जैसे ऑक्सीजन का परिवहन करना है, या फिर घाव पर रक्त का थक्का जमाना है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, या फिर हार्मोन का वितरण करना है। तो इसमें याद रखना प्लेटलेट्स है जो मुख्य रूप से घाव का रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका इसकी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घाव पर रक्त का थक्का बनाना। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें प्लेटलेट्स को रुधिर में किस अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे एरिथ्रोसाइट है, या फिर थ्रोम्बोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, या लिम्फोसाइट है। तो इसमें जो प्लेटलेट्स है उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट जो इसका नाम है वो हो गया RBC का, RBC को भी क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब ल्यूकोसाइट है तो इसको क्या कहते हैं, WBC को, याद रखना। और लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा, एक WBC का ही एक प्रकार है, ये कण होता है। तीनों के बारे में याद रखना, एरिथ्रोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है और ल्यूकोसाइट है, इसको क्या क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन सा जो कार्य है रुधिर का नहीं होता है। देखिए रुधिर मुख्य रूप से अपने शरीर में क्या कार्य करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, ये ठीक है भी, ये करेगा। ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करना, ये भी रुधिर का प्रमुख कार्य होता है। शरीर का तापमान नियंत्रण करना, ये भी ठीक है, ये भी रुधिर का एक प्रमुख कार्य है। हार्मोन का निर्माण करना, देखो रुधिर के अंदर हार्मोन का निर्माण नहीं होता है। जो हार्मोन का निर्माण होगा वो किसकी सहायता से होता है, हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या करती है, रुधिर का निर्माण करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि है या जनन ग्रंथियां होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है, हार्मोन का स्राव करती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन सा रक्त वाहिका समूह है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है या ले जाता है। जैसे शिराएं हैं, धमनियां हैं, केशिकाएं हैं या लेसिका वाहिकाएं हैं। तो याद रखना धमनियां, धमनियां क्या करेगी, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा वो क्या करेगा, हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों या भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसके अपोजिट में शिराएं हैं, ये क्या करेगा, शरीर से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध रक्त होती है वो क्या करेगा, हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो दो और भी होती है, जैसे फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय धमनियां हो गया, ये इसके अपोजिट में कार्य करेगी। देखो इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनाए हुए हैं, कई बार ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से, फुफ्फुसीय शिरा। शिरा अगर ओनली आ जाए कि शिरा का प्रमुख कार्य क्या करेगा, ये इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, और यहाँ से ये शब्द जोड़ दिया जाए फुफ्फुसीय शिरा का विशेष कार्य क्या होता है, कार्बन डाई युक्त रक्त का परिवहन करना है, या ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना है, हार्मोन का वितरण करना है, या फिर पौष्टिक तत्वों का परिवहन करना है।
तो सीरा के बारे में आए तो ये अशुद्ध रक्त बहेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करता है। परंतु फुफ्फुसीय सीरा ये शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करेगा, याद रखना। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन कौन करेगा? फुफ्फुसीय धमनियां। फुफ्फुसीय धमनियां हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका प्रकार है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक वापस लाता है? हृदय तक यानी कि शरीर के भागों से या शरीर के जो ऊतक हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? वो है शिराएं। कौन करेगा? शिराएं करेगा। थक्का बनाने वाले कारकों जैसे फाइब्रोनोजन है को हटाने के बाद बचा प्लाज्मा क्या कहेगा? या अगर प्लाज्मा से प्रोटीन है, जैसे फाइब्रोनोजन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। अगर प्रोटीन को जैसे कारक वगैरह उनको अगर निकाल दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? रक्त कहेंगे, लेक्सिका कहेंगे, सीरम कहेंगे या प्लेटलेट्स कहेंगे। तो याद रखना इसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन होती है? 10% क्या होती है? प्रोटीन होती है, और 90% क्या होती है? इसमें जल परसेंट होती है। और टोटल मिलाकर ये प्लाज्मा का कितना भाग बनाती हैं? 55% का निर्माण करते हैं। और इसमें जो 10% प्रोटीन है, जैसे फाइब्रोनोजन वगैरह प्रोटीन है, इनको अगर निकाल दिया जाए तो ये क्या बनेगा? सीरम बनेगा। याद रखना इसको क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। एरिथ्रोसाइट यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं की सामान्य संख्या स्वस्थ मनुष्य के रक्त में लगभग कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती है, या फिर 3 से 3.5 मिलियन प्रति घन मिमी, या फिर 7 से 7.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती है, या फिर 10 से 10.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती है। इनकी औसत रूप से कितनी होगी? तो स्वस्थ एक मनुष्य है तो ये होती है 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी, या 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिमी तक होती है। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, एरिथ्रोसाइट लाल रुधिर कणिकाएं का प्रमुख कार्य क्या है? तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इसका तो प्रमुख कार्य क्या रहेगा? शरीर का तापमान का नियंत्रण करना है, रक्त का थक्का बनाना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसका जो प्रमुख कार्य क्या रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो प्रमुख रूप से 3 कणिकाएं हैं, ये लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का कार्य क्या रहेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। और डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या रहेगा? प्रमुख कार्य पूछ रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। और रक्त का थक्का बनाना, ये आ जाएगी प्लेटलेट्स आ जाएगी। प्लेटलेट्स कणिकाएं क्या करेगी? रक्त का थक्का बनाएगी, और आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करेगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनेगी? यकृत में होती है, या लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होती है, लेसिका ग्रंथियों में होती है, या किडनी में होती है? तो वयस्क अवस्था में पूछ रहे हैं तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होगा लाल अस्थि मज्जा में। याद रखना कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो इस प्रक्रिया को, जो लाल अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं इसको। तो क्या कहते हैं? याद रखना एरिथ्रोपोइसिस आपसे पूछा जा सकता है कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है? पोइसिस क्या है? क्या हो गया कि लाल अस्थि मज्जा में जब लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और इसमें क्या होती है? किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है? तो याद रखना स्टेम कोशिकाएं। ये भी आप याद रखना, इसमें कौन सी कोशिकाएं होंगी? स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है। स्टेम कोशिकाओं क्या करेगी? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो आपने ये पढ़ लिया वैसे तो, हीमोग्लोबिन की वजह से होगा। एक लोहा युक्त प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, और जिसकी वजह से आरबीसी का जो कलर होगा वो लाल रंग होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिमी रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं? जैसे शरीर में अगर चेक करना है कि रुधिर की मात्रा कितनी होती है तो उसकी जांच की जाती है, तो 100 मिलीलीटर में रक्त की मात्रा कितनी होती है उसके आधार पर मनुष्य में रक्त का एक पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो एक स्वस्थ अगर मनुष्य है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 मिली रक्त में कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम। अगर 12 से 16 ग्राम है तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा क्या होती है? पूरी होती है। कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम है।
लाल रुधिरी कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है? 100 दिन है, 120 दिन है, 150 दिन है या 200 दिन है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन होता है, याद है 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का है, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखा है, कईयों में 102 दिन मानक है, 5 से 7 दिन है। ठीक है, औसत रूप से अगर माना जाए 5 से 7 दिन इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। लाल रुधिरी कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? यानी कि 120 दिन के बाद क्या होता है, इनका निर्माण कहाँ होगा? नया निर्माण हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि जैसे रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन जो सही समय होता है 3 महीने का होता है, 3 महीने के द्वारा के बाद क्या है, दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि 120 दिन का मतलब क्या होगा, 3 मंथ हो गया, 3 मंथ के बाद तो आरबीसी का जो विनाश होगा कहाँ होगा? प्लिया में, इनके स्प्लीन के अंदर इसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो इसी वजह से इसको प्लिया है या स्प्लीन है, इसको क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो याद रखना इसका हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। ल्यूकोसाइट स्वेद रुधिर कणिकाएं को किस कारण से स्वेद रक्त कणिकाएं कहते हैं? इनका आकार बहुत बड़ा होता है, या फिर इनमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है जो रंगीन होता है, ये रक्त का थक्का बनाती है, या शरीर के तापमान को नियंत्रण करती है? क्योंकि स्वेद रुधिर कणिका यानी कि ल्यूकोसाइट कहने का कारण क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन का क्या होगा, अभाव होगा, और इसकी वजह से क्या होती है, ये रंगहीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्वेद रुधिर कणिकाएं यानी कि ल्यूकोसाइट में क्या विशेषता पाई जाती है? इनका आकार बहुत छोटा होता है, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं से अधिक होती है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन नहीं होता, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 होता है। इनकी संख्या भी देखो, आरबीसी की जो संख्या है वो कितनी होती है, 5 से 5.5, ठीक है, मिलियन प्रति घन में होती है। और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी मात्रा कितनी होती है शरीर में, 6 से 8,000 प्रति घन में होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता नहीं भाई, क्योंकि इसमें ये उपयुक्त आंसर होगा, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखना। और आरबीसी है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अधिक मात्रा में ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करती है, केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस प्रकार के सफेद रुधिर कणिकाएं हैं? अगर अपोजिट प्रश्न पूछा जाए तो अपने पढ़ा था, 2 प्रकार की कणिकाएं होती है, कौन कौन सी होती है? ग्रेन्युलोसाइट होती है, और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट हो गया, इनकी कणिका युक्त और ए कणिका युक्त हो गया। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में याद रखना, ये क्या होती है, ए कण कोशिका होती है, या इसको कह सकते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट हो गया। सी नंबर इसका आंसर हो गया। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है एक भक्षणकारी है। स्वेद रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल और बेसोफिल की संख्या कितनी होती है? जो न्यूट्रोफिल है और बेसोफिल है, ये क्या होती है, कणिका युक्त स्वेद रुधिर कणिका होती है। इसकी मात्रा अगर पूछा जाए तो मात्रा कितनी होती है? जैसे न्यूट्रोफिल 40 से 45% या फिर बेसोफिल 2 से 3% होती है। न्यूट्रोफिल 60 से 65% या फिर बेसोफिल 0.5 से 1% है, या फिर न्यूट्रोफिल 50 से 55%, बेसोफिल 102% है। न्यूट्रोफिल 70 से 75% या फिर बेसोफिल 1 से 1.5% है। अगर संख्या पूछा जाए तो याद रखना, इसमें न्यूट्रोफिल होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कितनी होती है, 60 से 65% न्यूट्रोफिल होगी। और बेसोफिल है, इसकी संख्या कितनी होती है, 0.5 से 1% मात्रा होती है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। इसकी संख्या भी पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए कि स्वेद रुधिर कणिकाओं में जो कणिका युक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? क्योंकि 3 प्रकार की होती है, ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईसिनोफिल होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो हो गया न्यूट्रोफिल हो गया, 60 से 65% की पाई जाती है। अब देखो इसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की क्या विशेषता है? ये रक्त का थक्का बनाती है, ये भक्षण कोशिका है और बाह्य जीवों को समाप्त करती है, या फिर ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ये शरीर का तापमान नियंत्रण करती है। तो मोनोसाइट हो गया और न्यूट्रोफिल, अकणिका युक्त मोनोसाइट है और कणिका युक्त न्यूट्रोफिल है, दोनों ही
कणिकाएं हैं WBC में जो पाई जाती है, ये क्या करती है, ये भक्षण कोशिका होती है और बाह्य जीवों को क्या करती है, समाप्त करती है। स्वेद रुधिर कणिकाओं में बेसोफिल का प्रमुख कार्य क्या है? बेसोफिल का प्रमुख कार्य पूछा जा सकता है। मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ये कार्य क्या करती है और किसका भाग होती है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनती है आपकी। देखो इसमें ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, या फिर ये हिस्टामिन है, सीरोटोनिन या हिप्रिन का स्राव करती है और शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है, या फिर ये रक्त का थक्का बनाती है, या फिर ये शरीर का तापमान नियंत्रण करती है। तो याद रखना बेसोफिल, मोस्टली याद रखना, क्योंकि ये क्या करेगी, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिप्रिन का स्राव करती है और ये शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। हिप्रिन के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या होती है, रक्त प्रतिसंगंधन होता है, रक्त को जमने से रोकता है हिप्रिन। और संगंधन का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स में जो प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन पाई जाती है, ये फाइब्रोन का एक जाल बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। और रक्त को जमने से रोकने के कई बार प्रश्न पूछा हुआ, कौन सा रक्त प्रतिसंगंधन, तो ये होता है हिप्रिन। हिप्रिन का स्राव कहाँ से होगा, बेसोफिल कणिका करती है, बेसोफिल कणिकाएं। अब देखो इसमें स्वेद रुधिर कणिकाएं जो है, ईसिनोफिल का प्रमुख कार्य क्या है? ईसिनोफिल का प्रमुख कार्य क्या होगा, रक्त का थक्का बनाना है, संक्रमण से बचाव करना और एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर शरीर का तापमान नियंत्रण करना। तो ईसिनोफिल के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना, संक्रमण से बचाव और एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होना। प्रमुख रूप से आप याद रखना, एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रूप से कौन सी कणिकाएं होती है, क्योंकि WBC जितनी भी है, WBC भी अपने पढ़ते हैं कि WBC का प्रमुख कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता करना। इसमें जितनी भी कणिकाएं पाई जाती है वो कुछ ना कुछ कार्य करती है। जैसे ईसिनोफिल हो गया, ये कार्य करे कि एलर्जी का करती है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट है, ये भक्षणकारी होती है। तो अलग अलग इसमें याद रखना, ईसिनोफिल का कार्य क्या हो जाएगा, एलर्जी प्रतिक्रिया और संक्रमण से बचाव का कार्य करती है। बी और टी लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है? स्वेद रुधिर कणिकाएं जो बी और टी लिम्फोसाइट पाई जाती है, इसका तो प्रमुख कार्य क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, शरीर का थक्का बनाना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना, या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या रहेगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना है। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स है, इसका तो प्रमुख कार्य क्या रहेगा, रक्त का थक्का बनाना है। तो प्रश्न पढ़ लिया, दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्य क्या रहेगा, प्रमुख सी कार्य अगर पूछा जाए तो रक्त का थक्का बनाना है। पट्टिकाणु यानी स्वेद प्लेटलेट्स की संख्या जो प्रति घन मिमी रक्त में कितनी पाई जाती है, इनकी जो संख्या है रक्त के अंदर कितनी पाई जाती है, 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है, इसकी मात्रा पाई जाती है प्रति घन मिमी। इनों को याद रखना। इससे RBC के बारे में अपने पढ़ा कि RBC की संख्या कितनी होती है, 5 से 5.5, ठीक है, मिलियन घन मिमी होती है। WBC होती है 6 से 8,000 प्रति घन मिमी होती है। और प्लेटलेट से इसकी कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। अब सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो ये होती है RBC होती है, 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स का निर्माण किस कोशिका से होता है, एरिथ्रोसाइट है, लिम्फोसाइट है, या मेगाकैरियोसाइट है, या मोनोसाइट है। तो इसकी कोशिका अगर पूछा जाए किस कोशिका से इसका निर्माण होता है, तो याद रखना मेगाकैरियोसाइट जो कोशिका होती है, इस कोशिका से क्या होगा, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु है, इसका निर्माण होता है, मेगाकैरियोसाइट है। रक्तदान संयुक्ता जब रक्तदान करते हैं तो उसके अनुसार O समूह जो है उसको क्या कहते हैं, सार्वभौमिक रिसीवर है, या सार्वभौमिक दाता है, सर्वग्राही है, ये सामान्य दाता है। तो इसमें याद रखना सार्वभौमिक दाता है। तो इसलिए नेक्स्ट और प्रश्न बन रहे अपने, और नेक्स्ट जो प्रश्न
पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसके। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन बच रहे हैं और भी, परिसंचरण तंत्र जो 11th क्लास के बायोलॉजी के अंदर आप इसकी और काफ़ी बन रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में कल अपने पढ़ने वाले हैं। तो तब करिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।